चलते हैं कि क्या है हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस पीजीटी का। तो आइए एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है, तो जनरली यहाँ पर आपको सारा सिलेबस मतलब 12th 11 ग्रेजुएशन इवन मास्टर्स का सिलेबस सारा कुछ जो है यहाँ पर आपको कंबाइन करके दिया हुआ है। बनाने वाले ने भी जो है सिलेबस काफ़ी अच्छे से बनाया है। अगर आप ऊपर से नीचे तक अगर सिलेबस को गौर करेंगे तो केमिस्ट्री का हर एक्सपेक्ट इसमें जो है कैरी किया हुआ है। तो आज जो है हम लोग सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम को निकालने से पहले सबसे प्रायर चीज़ और मेन चीज़ है कि सिलेबस आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सिलेबस का जानकारी होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस के बारे में जानकारी हो जाएगा आप इजीली कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम जो है जनरली आप देख रहे हैं कि काफ़ी लंबा है, काफ़ी लेंदी सिलेबस है। अगर आप देखें केमिकल काइनेटिक्स भी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है, ट्रांजिशन इन नॉन एक्वस, मतलब 12th से लेकर के मास्टर्स तक का सारा सिलेबस जो है कैरी किया हुआ है यहाँ पर। तो हम लोग जो है पहले एक बार कोई भी सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा जो है सिलेबस में कौन सा पोर्शन किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। तो जनरली हमारे पास जो है अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री के अंदर जो है हमारे पास 3 पोर्शन जो आते हैं केमिस्ट्री में, मेजर जो पोर्शन हमारे पास केमिस्ट्री के हैं वो केमिस्ट्री के पोर्शंस हैं हमारे पास जनरली जो हम लोग डील करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ये तीनों पोर्शन यहाँ पर आपको पीजीटी के लिए जो है पढ़ने ही होंगे। साथ साथ जो आप लोग मास्टर्स में जो पढ़े थे जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपका है एनएमआर, आईआर, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा, उसके बाद आपके पास और भी जो है ईएसआर, ये सारा सिलेबस आपको कवर करना होगा। तो नॉट जस्ट 11 एंड 12th बल्कि आपको जो है 11, 12th, बीएससी और मास्टर्स एमएससी सारा केमिस्ट्री का सिलेबस जो है आपको इधर देखना पड़ेगा। और ये सारा सिलेबस को कवर करते हुए जो है ये आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो हम लोग जो है सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर्स हमारे पास दिया हुआ है एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो सबसे पहला चैप्टर्स जो है हमारा वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और केमिकल बॉन्डिंग। ये आपको याद भी होगा कि ये सब आपका जो है क्लास 11th का चैप्टर्स है। क्लास 11th में जब आप लोग गए होंगे उस वक्त शुरुआती दौर पर जो है यही सारा चैप्टर्स पढ़ाया होगा। 10th से जब पढ़ के जाते हैं 11th में तो ऐसा लगता है कि जो है बहुत आसान होगा, पर वहाँ पर जो है मुश्किल फेस आया होगा। तो ये चैप्टर्स जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आइडिया ऑफ डी ब्रोई मैटर्स वेव, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एटॉमिक सिंबल्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स, ऑफ प्रिंसिपल्स। मतलब कि सारा तो नहीं है, हाँ सारा तो इसमें चैप्टर्स इंक्लूडेड नहीं है। इसमें जो है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिया हुआ है जो केमिस्ट्री में आपको काम से आएगा। जैसे कि आपके पास जो है पॉलिक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, हुंड रूल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। आपको याद दिलाना चाहेंगे इस टाइप का आप कुछ कन्फिग्रेशन पहले लिखते होंगे 11 12 में केमिस्ट्री से वाकिफ़ है तो इस टाइप के कन्फिग्रेशंस को पहुंचने के लिए हम लोग जो है कौन कौन सा जो है प्रिंसिपल यूज़ करते थे, जैसे ऑफ बॉ, पॉली या हुंड्स रूल, तब हम लोग जा करके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है कन्फिग्रेशन उसका निकाल सकते थे। तो इसी हिसाब से ये जो पहला चैप्टर है आपको इसी पे डील करना है, जहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा क्वांटम का भी यूज़ होगा। ये साई और साई स्क्वायर और क्वांटम्स नंबर और रेडियल वेव फंक्शन, ये थोड़ा सा 11th में था और मास्टर्स में भी आपको जो है थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, जहाँ पर क्वांटम वेव फंक्शन के बारे में जो है पूरा डिफाइन किया हुआ था। दूसरा हमारे पास जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का जो चैप्टर है, यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, ये कि भाई रेडियस बढ़ने से जो है उसके साइज़ में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंज होगा, या आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो उसके प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज होगा, उन सब के बारे में है। कोवलेंट बॉन्डिंग भी हमारे पास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था 11 12th के लिए भी,
और आगे जो है कंपटीशन के लिए भी कोवेलेंट बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैस्पर थ्योरी है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, होमोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर, सारा समावेश सारा कुछ इंक्लूड करके यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इससे ये होता है कि आपको जो है हर चीज़ का जानकारी होगा, तभी जा करके ये एग्जामिनेशन आपको निकलेगा। आगे अगर हम सिलेबस में बढ़ते हैं जाए तो पहला चैप्टर तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये 3 जो है बेसिक चैप्टर्स आपको करने हैं। उसके बाद आगे हमारे पास जो है गैसियस स्टेट्स है। गैसियस स्टेट्स में भी आपको जो है देखा जाए तो यहाँ पर पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरीज, आइडियल बिहेवियर, रियल गैस, आइडियल गैस, क्रिटिकल कांस्टेंट, मतलब कि सारा सिलेबस है। इन सारा सिलेबस को पढ़ने के लिए हम लोग जो है 11th से लेकर के ग्रेजुएशन तक हर जगह इन सबको पढ़े हैं। इस सारे इक्वेशन में एक सबसे फेवरेट इक्वेशन था PV = nRT। ये इक्वेशन याद ही होगा आपको, जहाँ पर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करते हुए जो है सारा कुछ निकालते थे। इसमें जो है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा वो ज़्यादातर जो है इस पोर्शन से क्वेश्चन आपको मिलेगा, जहाँ आप लोग जो है RMS वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को निकालते हुए जो है आपको जो है एक वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट सिलेबस में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि सॉलिड स्टेट्स है। सॉलिड स्टेट्स आपको याद होगा क्लास 12th में आपको जो है सॉलिड स्टेट्स के बारे में पढ़ाया गया था, जहाँ पर हमें ये बताया गया था कि एक यूनिट सेल होता है और यूनिट सेल के अंदर जो है एटम्स रखे हुए होते हैं और हर एटम्स का कितना कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल के अंदर में, वो सारा बताया गया था। उसमें आपको जो है सारा स्पेस, लैटिस, यूनिट सेल, क्रिस्टलोग्राफी, ब्रैग्स इक्वेशन जो था 2D एंड लैम्डास, ब्रैग्स इक्वेशन जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्रिस्टल डिफेक्ट है, अलग अलग टाइप का डिफेक्ट है, सारा कुछ। तो ये भी आपको जानकारी लेना होगा। उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये थर्मोडायनेमिक्स। कहाँ पढ़ा होगा आपने? क्लास 11th में। जो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है ये बेसिकली आपको जो डील कराता है वो कराता है आपको चेंज इन एनर्जी में। तो इसमें जो है गिब्स फ्री इक्वेशन आपके पास हो गया, डेल्टा जी, डेल्टा स्पॉन्टेनिटी, सारा कुछ जो है आपको इस पर डील करना होगा। अगर इस तरीके से देखते हुए चले जाएंगे तो बहुत लेंदी सिलेबस है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स। क्लास 12 का चैप्टर था आपका केमिकल काइनेटिक्स का, और आज जो है हम लोग कुछ केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन सेक्शन है, इसीलिए आज जो है हम लोग पहले एक सिलेबस को देख लें। किसी भी जंग लड़ने जाते हैं तो सबसे पहले होता है कि हम अपना हथियार तेज रखें। अब्राहम लिंकन का भी कोट है कि अगर हमें कोई एक पेड़ काटने का जो है टाइम दिया जाए अगर 3 घंटा, तो हम 2 घंटा जो है अपने एक्स को शार्प करने में लगाएंगे। उसी हिसाब से अगर कोई भी एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है तो सबसे पहले ये है कि आप उसका सिलेबस बाय हार्ट कर लीजिए। मतलब सिलेबस के बारे में आपको पूरा आइडिया हो कि अगर हम कोलिजन थ्योरी के बारे में बोल दें तो ये कौन से चैप्टर के अंदर लाई करता है। जब हमको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन से चैप्टर के अंदर लाई कर रहा है तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर कौन सा फार्मूलाज लगेगा, और जब ये पता चल जाएगा कौन सा फार्मूलाज लगेगा तो ईजिली हम उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए एक बार सिलेबस ज़रूरी होता है। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का चैप्टर आपका, और कैटालिसिस थोड़ा सा जो है ग्रेजुएशन मास्टर्स में भी आप लोग पढ़े होंगे, वो भी इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 प्लस ग्रेजुएशन प्लस थोड़ा बहुत मास्टर्स में, ये सारा चीज़ जो है इस बार सिलेबस में, जहाँ पर डी-बाई-हक्कल इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स, जहाँ पर आप जो जनरली जो इसको हम लोग क्लास 12 में हम लोग देखे थे, कौन से चैप्टर के अकॉर्डिंग, ये क्लास 12 का ही चैप्टर था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर था ये। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे हम लोग पढ़े थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट सारा था, डी ब्लॉक मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके अंदर आ गया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कैसे डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, या कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है, क्या लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है, या फिर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करता है, वो सारा कुछ है फिर से वापस घूम करके आया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है ये है नॉन एक्वस सॉल्वेंट का हमारे पास, और ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट याद है आपको ग्रेजुएशन के टाइम पे नॉन एक्वस सॉल्वेंट पढ़ाया गया होगा, जहाँ पर अमोनिया अगर सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, अगर अमोनिया यूज़ करते हैं सॉल्वेंट के रूप में
तो क्या रिएक्शन में फ़र्क पड़ता है, या लिक्विड SO2। ये बेसिकली जो ग्रेजुएशन का जो कोर्स सिलेबस था, खास करके जो है झारखंड में जो डिज़ाइन किया गया, उसी को देख करके ये बनाया गया है। क्योंकि ये जो है रांची यूनिवर्सिटी हो जाए या विनोबा भावे हो जाए या कोई भी यूनिवर्सिटी हो जाए, उसमें ये सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड किया गया है। फोटोकेमिस्ट्री ये जनरली थोड़ा सा ग्रेजुएशन में है और मास्टर्स में है, जो कि थोड़ा सा 11-12 में नहीं पढ़ाया गया। ये जो है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड ग्रेजुएशन का कोर्स है, स्ट्रक्चर एंड बाइंडिंग। तो आप इस तरीके से अगर हम देखते चले जाएं तो ये सारा जो है आपका इनऑर्गेनिक और फिजिकल का कोर्सेस है। उसके बाद अब हम आते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक के कोर्सेज पे। ऑर्गेनिक के कोर्सेज पे आपका अगर यहाँ पर देखा जाए तो जैसे यहाँ पर आपके पास आ गया हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस, ये सारा जो है आपका एरोमेटिसिटी, इंडक्टिव इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर सारा मैकेनिज्म ऑर्गेनिक का। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक में परेशानी होती है कि ऑर्गेनिक में जो है सर कैसे करेंगे, रिएक्शन कैसे बनाएंगे, पर सबको आप लोगों को जब ये एग्ज़ाम पे आ रहे हैं तो सबको आइडिया होगा कि इसको जो है किस तरीके से हम लोग डील करेंगे। तो ऑर्गेनिक में आपको जितना भी बचपन से पढ़ाया गया है 11-12 से, मतलब बचपन मतलब 11-12 से पढ़ाया गया है, वो कार्बोकटायन, न्यूक्लियोफाइल, किस टाइप का रिएक्शन होगा, SN1 SN2, मतलब सारा ऑर्गेनिक इसमें देख लीजिए कवर है। सारा इंटरमीडिएट्स आपका कवर है, नाइट्रीन्स तक इंटरमीडिएट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन होता है कि SN1 हो रहा है कि SN2 हो रहा है, किस टाइप का अगर हमारे पास रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अगर हम देखा जाए एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सर अगर हम इस तरीके का अगर एक कार्बन है हमारे पास और इस तरीके का फॉर्मेशन है तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो किस टाइप से अटैक करेगा, फ्रंट से अटैक करेगा या फिर बैक से अटैक करेगा, SN1 रिएक्शन होगा या SN2 रिएक्शन होगा, या कार्बोकटायन बनेगा कि कार्बोकटायन नहीं बनेगा। इस टाइप का जितना भी रिएक्शंस था ये सारा जो है आपको ऑर्गेनिक में यहाँ पर दिया गया है। तो घबराने का बात नहीं है, हम लोग वो सारा पोर्शंस हम लोग जो है कवर अप करेंगे। खास करके जो छूट भी गया है वो सारा भी जो है, क्योंकि काफ़ी दिन भी हो गया होगा कई लोगों का जिनका जो है रिवीजन छूटा हुआ होगा, तो वो सारा कुछ भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे यहाँ पे। फिर जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री, हाँ ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है स्टीरियोकेमिस्ट्री का। खास करके एग्जाम में स्टीरियोकेमिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये सब जो है कि सिस है, ट्रांस है, डेक्स्ट्रो है, लीवो है, कैरलिटी क्या होता है, इनैंशियोमर क्या होता है, सारा कुछ डिस्कस होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है OMC हम लोग इसको बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, OMC। जो OMC का कंपाउंड है ये जनरली हम लोग जो है कहीं पर ग्रेजुएशन में थोड़ा सा पोर्शन है, मास्टर्स में फिर भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है कि कैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है। ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब है कि जहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि मेटल्स, मैग्नीशियम, लिथियम, जिंक, ये सारा मेटल्स का यूज़ करते हुए जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनता है उसका एप्लीकेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए चैप्टर नंबर 14 हो गया। उसके बाद आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स है, क्लास 12 में ही पढ़े थे, ग्रेजुएशन में भी है, पॉलीमर्स है, और उसके बाद फिर आपका अल्कीन्स है, 18 चैप्टर हो गया है। और फिर आपका है जो बेसिक नेम रिएक्शंस है, ये एकदम बेसिक बच्चा वाला नेम रिएक्शंस है, जहाँ पर पिनाकोलोन रिएजमेंट है, पिलाकोटोन नहीं होगा, पिनाकोलोन रिएजमेंट है, अल्डोल है, पर्किन है, कैनिंजारो है, ये बेसिक नेम रिएक्शन है। और एग्जाम में एज इट इज आपको एक रिएक्शन दे दिया जाएगा। मान लीजिए कोई भी आपको पास रिएक्शन दे दिया गया, मान लीजिए A+B+C, और आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा A, B, C, D कि क्या ये अल्डोल रिएक्शन है, क्या ये पर्किन रिएक्शन है, क्या ये क्लेमेंसन रिएक्शन है, क्या ये वुल्फ कृष्ण रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है, उस तरीके से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग जो है ग्रेजुएशन में भी थोड़ा बहुत पढ़ते थे और मास्टर्स में तो डिटेल में पढ़ना पड़ता होगा। सब लोग जो है ये जो है करके आए हैं मास्टर्स, तो सबको आइडिया होगा। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मतलब कि जनरली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर तक पढ़ते हैं, तो ये हमारा विजिबल रेंज का है। इससे पहले का जो हमारा है वो है हमारे पास यूवी रेंज का। तो इस रेंज में जो भी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा लाइट वगैरह, वो हम लोग यूवी विजिबल में देखेंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जहाँ इंफ्रारेड के मदद से जो है वाइब्रेशंस हो रहा है, क्या हो रहा है। एनएमआर है कि प्रोटॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में कितना एब्जॉर्ब करेगा, कैसे पता लगाएंगे कौन सा प्रोटॉन है, मास है। और ईएसआर है।
तो ये टोटली एक सिलेबस है जहां पर आपको 20 चैप्टर को डील करना है इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब और गेट अ सीट इन PGT. So it is not going to be very easy and it is not going to be very tough also, because not all the student will cover all the 20 chapters, but here we will try to cover all the 20 chapter with each single explanation. So अगर आपको इन 20 चैप्टर्स में 15 चैप्टर्स के बारे में भी, अगर आपको 15 चैप्टर्स के बारे में भी अच्छा से आइडिया हो जाए, यू आर गोइंग टू इजली क्रैक द एग्जामिनेशन. एकदम श्योर शॉट है. मगर उसमें ये भी चीज़ है कि आपको जो है टू द पॉइंट फॉलो करना है, और कुछ चैप्टर्स आपको ऐसे रखने हैं जो आपके फिंगर पॉइंट पे हो, जिससे आप जो है कभी भी क्वेश्चन पूछे तो वो बना पाए. तो नाउ वी हैव डिस्कस द सिलेबस, और आज जो है हम लोग थोड़ा सा टॉपिक शुरू करते हैं कि किस तरीके से जो है हम लोग इस एग्जाम को खास करके PGT कैसे निकाल सकते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल काइनेटिक्स. So today's topic is chemical kinetics. क्लास 12th में हम लोग सबसे पहली बार केमिकल काइनेटिक्स के बारे में सुने थे. केमिकल काइनेटिक्स. तो क्लास 12th में हम लोग पहली बार केमिकल काइनेटिक्स के बारे में सुने थे. तो कोई भी रिएक्शन हो रहा हो, कोई भी रिएक्शन अगर प्रोसीड कर रहा हो, तो वो रिएक्शन जो है 3 चीज़ के बारे में देता है. और हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट इंटरैक्शन, रिएक्शन एंड प्रोडक्ट. हमेशा सुनते आते हैं, इतना केमिस्ट्री पढ़ चुका है कि हम लोग हमेशा जान रहे हैं इंटरैक्शन होगा, रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा. पर जो बेसिक्स है केमिस्ट्री का वो है रिएक्शंस. तो कोई भी रिएक्शंस होता है तो उसमें 3 चीज़ें हमें जाननी होती है. कोई भी रिएक्शंस केमिस्ट्री का कभी भी पढ़िएगा तो 3 चीज़ें जाननी होती है. फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, क्या रिएक्शन फिजिबल है, क्या रिएक्शन हो पाएगा, क्या रिएक्शन प्रोसीड करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो कैसे पता चलेगा, उसकी फिजिबिलिटी जानने में. और फिजिबिलिटी हमें कैसे पता चलेगी, जब हमको ये पता चलेगा कि उसका जो है डेल्टा G नेगेटिव है कि नहीं. तो फिजिबिलिटी जब भी हमें जानना होगा तो हम लोग कौन सा चैप्टर रिकमेंड करते थे, याद होगा क्लास 11th में थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स के थ्रू हम लोग ये जानते थे कि वो रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं और डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं. पर यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग फिजिबिलिटी की बात नहीं करते हैं. दूसरा एस्पेक्ट जो कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करता है वो करता है, दूसरा चीज हमें जानने का होता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. क्या रिएक्शन कंप्लीट होगा कि नहीं, कितना प्रोडक्ट बनेगा. फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के तौर पे देख पाए कि मान लो A और B को मिला करके कोई एक प्रोडक्ट बना C, तो पहला चीज ये देखेंगे कि ये प्रोडक्ट C बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, वो आपको थर्मोडायनेमिक्स बताएगा. दूसरा चीज कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए, C कितना बनना चाहिए, वो आपको जो है जो चैप्टर में पढ़ना था वो पढ़ना था आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्लास 11. ये भी नहीं. तीसरा चीज जो कोई भी एक रिएक्शन के बारे में जानना होता है, दैट इज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. कितने फास्ट से वो रिएक्शन कंप्लीट होगा, कितने फास्ट से वो रिएक्शन चलेगा, वो जानकारी के लिए हम लोग जो है चैप्टर पढ़ते हैं, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. कितना फास्ट रिएक्शन होगा, कितना स्लो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा भी कि नहीं होगा, क्या होगा, वो हम जो है केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू पढ़ते हैं. सो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स. सो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन. एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, इफ यू आर डीलिंग विद द स्पीड, then it is comes under chemical kinetics. So there are 3 types of reaction. Reaction can be of 3 types. First type is very fast reaction. ऐसा रिएक्शन जो चुटकी बजाते हैं, ऐसे चुटकी बजाते ही हो जाए, इस टाइप को रिएक्शंस को बोलते हैं वेरी फास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन.
फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो अगर AgNO3 और सोडियम क्लोराइड को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा AgCl प्लस NaNO3। आप लोग ये रिएक्शन लैब में भी किए होंगे कि AgCl3 का जो है हमारे पास प्रेसिपिटेट AgCl3 नहीं होता है, Ag प्लस साइन में होगा AgCl प्लस फिर 3 लिख दिया मैंने, AgCl। क्यों AgCl होता है ये आपको आइडिया होगा। AgCl3 नहीं होता है क्योंकि सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके पास +1 है और इसके साथ एक ही क्लोरीन आकर के जुड़ता है, इसीलिए AgCl होता है, AgCl3 नहीं होता है, नहीं होता ये। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है इस टाइप का रिएक्शन होगा जहां पर AgCl का तुरंत प्रेसिपिटेट बन जाएगा। प्रेसिपिटेट बन जाएगा मतलब अगर कोई रिएक्शन में हम डालेंगे AgNO3 डाल दिया हमने और NaCl भी डाल दिया और हम देख रहे हैं कि इसके अंदर तुरंत प्रेसिपिटेट अंदर बैठना शुरू हो जाएगा। ये प्रेसिपिटेट जो है आपका AgCl का होगा और ये विद इन बहुत फास्ट होता है, 10⁻⁻⁶ माइक्रो सेकेंड्स के अंदर में हो जाता है, मतलब तुरंत। इस टाइप का रिएक्शंस को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इस टाइप के रिएक्शन को हम स्टडी नहीं कर पाते हैं, इसके लिए टेक्निक्स है पर यहाँ पर हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये जो इस टाइप का रिएक्शंस है वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। वेरी फास्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। दूसरा जो रिएक्शंस होता है वो होता है वेरी स्लो टाइप ऑफ रिएक्शन। वेरी स्लो टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब कि बहुत लंबा अरसा लगे इस रिएक्शन को होने के। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में आप लोग जो है जंग लगा हुआ देखे होंगे पर उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। जंग लगने के लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए, तब जाकर के जो है आपके पास आयरन में जो है जंग लग करके इस तरीके का कंपाउंड बनाता है। ये रिएक्शन करने में भी बहुत लंबा टाइम लग जाता है, इसीलिए ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग यहाँ स्टडी नहीं करते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि जैसे कि आप जो है अगला एग्जाम्पल हम एक ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है डायमंड का फॉर्मेशन हो, तो हीरा बनने में जो है करोड़ों करोड़ों साल का टाइम लगता है। जब प्रेशर पड़ता है आपके पास अर्थ के ऊपर तब जाकर के डायमंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन एक वेरी स्लो टाइप का रिएक्शन है। इस टाइप का रिएक्शंस को हम लोग जो है यहाँ जनरली डील नहीं करते केमिकल काइनेटिक्स में। तीसरा रिएक्शन होता है जो इन दोनों का बीच का रिएक्शन होता है, जिसको कहते हैं मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन ऐसा होता है जैसे कि इन्वर्जन ऑफ शुगर केन। इन्वर्जन ऑफ शुगर केन, शुगर केन मतलब C22H11 सॉरी C12H22O11। इसको जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। इस टाइप का जब हम लोग प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये जो दो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है दोनों में एक बेसिक अंतर है कि एक में अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है और एक में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो अल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ये जो है दोनों स्ट्रक्चर सेम है, फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर में अंतर है। तो हम लोग जो यहाँ डील करेंगे दैट इज वी आर गोइंग टू डील विद द मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। एक मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन डील करेंगे, ना हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन में डील करने वाले हैं ना वेरी स्लो रिएक्शन में डील करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डील विद मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी जो है एक रिएक्टेंट है, कोई भी एक इक्वेशन है A प्लस बी गिव्स C। अगर यहां पर हमारे पास एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन का स्पीड पता करना है,
कितना स्पीड से C का फॉर्मेशन हुआ है। अगर स्पीड पता करना है तो इसका मतलब है कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, रेट जानना है कितने स्पीड से वो C का फॉर्मेशन किया है। और अगर स्पीड निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन का, तो हम लोग दो तरीके से स्पीड निकाल सकते हैं किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन का। तो रेट ऑफ रिएक्शन का स्पीड निकालने के लिए दो तरीका है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम लोग यूं समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक जार है, एक वेसल है, बीकर है, उसमें आपने A मिलाया और B मिलाया और आपके पास दोनों अंदर मिल करके जो है एक प्रोडक्ट C बन गया। तो हमें ये जानना है A और B जब मिलाने के बाद कितना जल्दी जो है C का फॉर्मेशन आया है। उसको निकालने के लिए दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, या तो हम ये बता दें कि कितना स्पीड से ये दोनों मिला है जिसके वजह से ये दोनों का कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट कितना स्पीड से ये घट करके C बना है, या ये बता दें कि कितना तेजी से C बना है, कितना इंक्रीज हो गया है इसका कंसंट्रेशन C का। तो इसको निकालने के लिए हम लोग जो है जनरली इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट, ठीक है। मान लीजिए कि जो है इसको हम लोग निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ROR, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन द कंसंट्रेशन, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ चेंज इन टाइम। टाइम के साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चेंज होगा विथ टाइम। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा, और जब कंसंट्रेशन चेंज होगा तो आप जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो सपोज मान लेते हैं कि इनिशियली जब R से P बना है तो इनिशियली R का कंसंट्रेशन, जो वेसल है यहाँ पर हमारे पास बीकर है, उसमें इनिशियली R1 कंसंट्रेशन होगा। कंसंट्रेशन क्या होता है कि किसी भी एक सॉल्यूशन का कुछ स्ट्रेंथ होता है, उस स्ट्रेंथ को हम जो है उसका कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन जनरली होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मोल्स है उस वॉल्यूम के अंदर। मतलब मोल्स को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि छोटा छोटा जो है पार्टिकल्स है, और कितना वॉल्यूम लिया गया है वो उसका कंसंट्रेशन बताता है। तो इनिशियली जब शुरुआती दौर पर R1 कंसंट्रेशन आपके पास जो है रिएक्टेंट का था, ये इनिशियल था, मतलब शुरुआती दौर पर। आफ्टर कुछ टाइम जब ये रिएक्शन शुरू हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो R2 हो जाएगा। R2 क्या है आपका? फाइनल कंसंट्रेशन सपोज। इसी हिसाब से P1 जो है, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा? P1, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा प्रोडक्ट का? P2। तो जब ये रिएक्शन R से P में कन्वर्ट हो रहा होगा तो कुछ टाइम लेगा, टाइम इंटरवल मान लो, कुछ भी टाइम लेगा, हम उसको T मान लेते हैं। तो इनिशियली जब R1 इनिशियल होगा तो T1 हो जाएगा इनिशियल टाइम, और T2 हो जाएगा हमारे पास फाइनल टाइम। तो एक रिएक्शन है R से P में कन्वर्ट हो रहा है, जहां R1 जो है उसका इनिशियल रिएक्टेंट का है कंसंट्रेशन, R2 उसका फाइनल कंसंट्रेशन है, P1 उसका इनिशियल कंसंट्रेशन है, और P2 उसका फाइनल कंसंट्रेशन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, या सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास जो है क्या रिएक्शन था, R से P में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें निकाल है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R। R कितना तेजी से डिसअपियर हो रहा है। डिसअपियर हो रहा है मतलब कि R खत्म हो रहा है और P बन रहा है। इसका निकालने का फॉर्मूला है माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। अब यहां पर आप सोच रहे हैं कि डेल्टा R और डेल्टा T क्या है। डेल्टा इज जनरली अ फिजिक्स, कैलकुलस में हम लोग यूज करते हैं, जो कि स्मॉल चेंज, अगर कोई भी चेंज बहुत छोटा चेंज हो रहा होता है तो उसको डिनोट करने के लिए हम लोग जो है डेल्टा साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर है कि हमें ये जानकारी है कि R से P कन्वर्ट हो रहा है, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R, R कितना तेजी से P में कन्वर्ट हो रहा है उसको डिसअपियरेंस बोल रहे हैं,
उसको निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा आर बाई टी, जो कि अभी मैंने जस्ट बताया था। ये क्या था? चेंज इन कंसंट्रेशन और कितना टाइम ले रहा है, वही सेम चीज है, यही सेम चीज है। मगर डेल्टा हमने इसलिए लगाया, डेल्टा जनरली हम लोग जब भी लगाएंगे तो इट स्टैंड्स फॉर स्मॉल चेंज, और इस ये हमेशा निकालने के लिए हमेशा आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। ये डेल्टा निकालने का फॉर्मूला है। जब भी कोई चीज़ का अगर डेल्टा निकालता है, इसका मतलब है कि फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो हमारे पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, हमको ये पता लगाना है रिएक्टेंट कितना तेजी से जो है डिसअपियर कर रहा है, तो उसका ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1। इसका मतलब ये है कि जब आप बैक में जाइएगा, यहाँ देखिए जो आपको बता रहे थे कि R1 इनिशियल कंसंट्रेशन है, R2 फाइनल कंसंट्रेशन है, T1 इनिशियल टाइम है, T2 फाइनल टाइम है। मतलब कि इनिशियली जब रिएक्टेंट डाले तो T1 टाइम होगा, और फिर फाइनल जब कंसंट्रेशन आया तो T2 टाइम है। तो ये आपका ये फॉर्मूला आपका जो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट है, कि रिएक्टेंट कितना तेजी से डिसअपियर कर रहा है, खत्म हो रहा है, वो आपको इस फॉर्मूला से दे सकते हैं, या फिर माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी से आप निकाल सकते हैं। माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी से आप निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि माइनस साइन क्या है, ये क्या किसी भी चीज का रेट नेगेटिव हो सकता है? कोई भी रिएक्शन का रेट नेगेटिव नहीं हो सकता है, रेट हमेशा पॉजिटिव में होता है। ये नेगेटिव साइन यही डिनोट कर रहा है कि रिएक्टेंट कम हो रहा है। कोई भी चीज कम हो रहा होता है तो उसको जो है हम लोग नेगेटिव साइन में डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से अब हम आगे चलिए, यही सेम रिएक्शंस के अंदर जो है हम लोग बात करते हैं कि अभी आपको हम बताए थे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर। अगर हमसे कोई पूछ दे कि रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब कितना तेजी से P बन रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या बोले थे? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन। चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे होगा? डेल्टा P बाय डेल्टा T। P मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में, क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड है इसलिए P बाय टाइम टेकिंग। मगर यहाँ पर हम प्लस लगा रहे हैं। प्लस लगाने का एक स्पेशल रीजन है, कि प्लस का मतलब है कि प्रोडक्ट बन रहा है, उस चीज का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग जो है प्लस लगा करके ये लगाए। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला कि अगर किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस बताने के लिए है तो इस तरीके से हम जो है उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है कोई भी चीज का रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है NO2 प्लस CO गिव्स CO2 प्लस NO, CO2 प्लस NO। CO2 प्लस NO। तो ये जो रिएक्शन है, एक हमने वेसल लिया, एक और उसके अंदर हमने जो है NO2 डाला, और उसके अंदर हमने मान लो ये सब गैसियस स्टेट है, मगर हम जो है समझाने के लिए समझा रहे हैं, इस तरीके से इसके अंदर डाला। जब इसके अंदर आपने इसको डाला तो आपके पास फॉर्मेशन हो गया CO2 प्लस NO का, ये फॉर्मेशन हो गया है। अब आपको ये बताना है कि ये जो रिएक्शन हुआ है इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? अगर कोई भी चीज़ का रेट ऑफ रिएक्शन है तो बोलेंगे सर NO2 घट रहा होगा, CO भी घट रहा होगा, CO2 बढ़ रहा होगा क्योंकि प्रोडक्ट में है, और NO भी बढ़ रहा होगा क्योंकि वो प्रोडक्ट में है। तो जनरली अगर हमको ये पता लग जाए कि ये कितना स्पीड से घट रहा है, या ये कितना स्पीड से घट रहा है, या ये कितना स्पीड से बढ़ रहा है, या ये कितना स्पीड से बढ़ रहा है, तो हम बता देंगे कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जस्ट लाइक कि आप अगर कोई गाड़ी चला रहे हैं और आपका फ्रेंड आपको फोन करके पूछे कि कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, तुम तुरंत अपने सामने जो है लगा हुआ स्पीडोमीटर में देखोगे कि अच्छा हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, तुरंत उसको बता दोगे, तो तुमको जानकारी मिला कि हम इतने स्पीड से चला रहे हैं। वैसे ही ये रिएक्शन के अंदर कितने स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, अगर हम किसी एक चीज के बारे में बता दें तो हमको उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम बता देंगे। तो इसके लिए हम लोग कैसे इसको जो है रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे? तो इसके लिए ये है rate of reaction for this overall reaction will be equals to rate of
disappearance of NO2 equals to rate of disappearance of CO equals to rate of appearance of CO2 equals to rate of appearance of NO। तो यहां पर जो डिसअपियरेंस है, क्यों डिसअपियरेंस लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो है घट रहा है, और यहां पर जो है हमने अपीयरेंस वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि ये बन रहा है। तो अगर हम इन किसी भी चीज में से अगर हम कोई भी चीज बता दें तो हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन बता पाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसी इक्वेशन को देख करके लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? ROR इक्वल्स टू माइनस क्या है? डेल्टा, जो हम लोग पिछले बार भी लगाए थे, देखो डेल्टा प्रोडक्ट का था। अभी हम रिएक्टेंट पे चलते हैं, यहां पर देखो डेल्टा R की जगह मतलब रिएक्टेंट, वापस चलते हैं हम, R की जगह NO2 है, डेल्टा NO2 और डिवाइडेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन पर चेंज इन टाइम, ये इसके बदले ये लिख दिए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ CO माइनस डेल्टा CO बाय डेल्टा T। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2 का अपीयरेंस, इस बार माइनस नहीं लगाएंगे हम लोग, इस बार हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए प्लस डेल्टा किस चीज का? CO2। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ये डिनोट करता है कि ये कंसंट्रेशन टर्म के लिए, डेल्टा बाय डेल्टा T, टाइम के साथ कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, फिर प्लस डेल्टा NO बाय डेल्टा T। So this is the general equation of rate of reaction for this given reaction। इस given reaction के लिए ये generally एक स्मॉल रिप्रेजेंटेशन है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है। तो एग्जामिनेशन में आपसे क्या पूछ सकता है? कभी आपको बोल देगा कि बताओ तुम्हारे पास NO2 का कंसंट्रेशन 3.0 इंटू 10⁻⁸ मोल्स पर लीटर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक दे करके दूसरा पूछेगा या दूसरा दे करके पहला पूछेगा, मगर आपको हमेशा याद रखना है कि ये सब एक दूसरे के बराबर है, ये सब एक दूसरे के बराबर है। तो आप जो है इसके अकॉर्डिंग जो है रेट निकाल सकते हैं। नाउ देयर इज अ स्पेशल टर्म, कि यहां पर जो अब हमने एग्जांपल लिया था वहां पर कोई भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं था। क्या हो अगर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो? फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहते हैं कि क्या होगा। मान लीजिए आपके पास H2 है और वो रिएक्ट कर रहा है आयोडीन I2 से और एक बना रहा है 2HI। नाउ लुक हियर, if we say that there is 1 mole of H2 and 1 mole of IO2 and it is giving 2 mole of HI, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा क्योंकि यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक, इसको स्टाइकोमेट्री बोलते हैं, स्टाइकोमेट्री हमारा डिफरेंट है। तो इन ऑर्डर टू गेट अ करेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, कभी भी हमारे पास स्टाइकोमेट्री दिया हुआ रहता है इस टाइप का चीज न्यूमेरिकल, तो उसको हम लोग जो है डिवाइड के फॉर्म पे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। तो फिर से आते हैं, इसका अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H2, क्यों? H2 का कंसेंट्रेशन निकाल रहे, बाय डेल्टा T इक्वल्स टू माइनस डेल्टा I2 बाई डेल्टा T इक्वल्स टू प्लस डेल्टा क्या है, किसका? HI का कंसंट्रेशन निकालना है, इसलिए HI बाई डेल्टा T। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर दैट इन सब में 1 1 था, तो अगर हम नीचे 1 लगाएं नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर नाउ यहाँ का स्टाइकोमेट्री है 2, तो हमें यहाँ पर आपको 2 लगाना ही पड़ेगा। अब ये जा करके एक कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन हो गया है। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि वैसा कोई भी इक्वेशन जहाँ पर स्टाइकोमेट्री इन्वॉल्व हो, उस टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन में हमेशा उसको डिवाइड के फॉर्म में रख सकते हैं। तो हम अगर एक जनरल टर्म्स, एक जनरल वे में अगर हम इससे को बता सके कि किस तरीके से जनरली जो है हम लोग ये कर सकते हैं।
तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन सॉल्विंग। देखिए चैप्टर आपका 20 है, अगर 20 चैप्टर है तो आप खुद समझ लीजिए कि बहुत लेंदी न्यूमेरिकल्स नहीं देगा, छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स देगा, छोटा छोटा पॉइंट्स देगा जो आप लोग को याद होगा, क्योंकि वो भी समझ रहा है कि ये जो है कुछ चीज़ें याद होगी, कुछ चीज़ें भूल जाएंगे, तो लंबा न्यूमेरिकल्स नहीं देगा, एक छोटा न्यूमेरिकल्स देगा और उसके अकॉर्डिंग जो बोलेगा कि आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सो हमारे पास एक अगर एग्जामिनेशन में हमारे पास दे देता है कि हमारे पास एक रिएक्शन है 2x + 3y गिव्स x2 y3 और बोलेगा कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा A, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपको बताना होगा। तो क्या आप मान लीजिए कि ऐसा होगा, आपका दिया हुआ डेल्टा x बाई डेल्टा t इक्वल्स टू माइनस डेल्टा y बाई डेल्टा t इक्वल्स टू प्लस डेल्टा x2 y3 बाई डेल्टा t, या फिर दूसरा एक ऑप्शन हम आपको देते हैं इस टाइप का, माइनस डेल्टा x बाई 2 डेल्टा t इक्वल्स टू माइनस डेल्टा y बाई 3 डेल्टा t इक्वल्स टू प्लस डेल्टा x2 बाई डेल्टा t। इस टाइप का अगर एग्जामिनेशन में आपको जो है ऑप्शंस के टाइप पे अगर MCQ टाइप पे अगर कंफ्यूज करना चाहेगा तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आने वाला है, जो कि मैंने अभी बताया था कि कभी भी अगर स्टाइकोमेट्री दिया हुआ रहे कोई भी रिएक्शन में और उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कहा जाए तो हमेशा स्टाइकोमेट्री कहाँ चला जाता है, डिवीजन में। तो इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो यहाँ पर 1 है इसलिए नीचे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन दोनों में से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इन जनरल इस टाइप से हम लोग जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि अगर कभी हमारे पास जो है न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है तो किस तरीके से कर सकते हैं। न्यूमेरिकल स्ट्राइकर, मान लीजिए कि आपके पास कोई रिएक्शन है Cl2 प्लस I2 Cl2 2I माइनस गिव्स 2Cl माइनस I2 2Cl माइनस I2, ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है और हमें ये दिया है कि I माइनस का इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.50 मोल्स पर लीटर। बोल रहा है इनिशियली जो I माइनस का कंसंट्रेशन है 0.50 लीटर है और फाइनल जो कंसंट्रेशन I माइनस का है, फाइनल I माइनस का कंसंट्रेशन कितना है 0.36 मोल्स पर लीटर। और बोल रहा है कि ये जो इतना से इतना कंसंट्रेशन कम हुआ है उसका टाइम है 10 मिनट। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो क्या बना सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इस इक्वेशन का। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग जनरली क्या करेंगे, किसी भी चीज का कंसंट्रेशन का चेंज, तो हम लोग एक बार फिर से जनरल लिख लेते हैं, डेल्टा Cl2 बाई dt जल्दी माइनस डेल्टा I माइनस बाई 2 dt प्लस डेल्टा Cl माइनस बाई 2 डेल्टा t और इक्वल्स टू डेल्टा प्लस डेल्टा I2 बाई डेल्टा t। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इक्वेशन के थ्रू अब हमको क्या करना है कि ये देखना है कि कौन सा इक्वेशन में कौन सा टर्म हमारे लिए यूजफुल है। हमें दिया हुआ I माइनस का कंसंट्रेशन इनिशियली, मतलब अगर हम एक एपरेटस लें और उसके अंदर देखें तो बोला कि इनिशियली 0.50 मोल्स पर लीटर का तुमने डाला और फाइनली जब 10 मिनट के बाद देखा तो उसका कंसंट्रेशन घट करके इतना हो गया। तो बताओ कि कितना स्पीड से हुआ, तो हमें जो है ये चीज़ का यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
ये चीज़ का यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये चीज़ का यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हमें सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन किससे पता चल जाएगा, इसके थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। तो हम उसको एक बार अलग से लिखते हैं, ROR इक्वल्स टू माइनस डेल आई माइनस 2 डेल टी। आपको बताए थे डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना था, माइनस 0.36, इनिशियल कितना था, माइनस 0.50, बाद में हम यूनिट लिखते हैं मोल्स पर लीटर, ठीक है, बाय टाइम टेकन 2 रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पर ऊपर है और कभी भी अगर स्टाइकोमेट्री रहता है तो वो डिवीजन में चला है, 2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब भी आपको पता ही होगा, डेल्टा टी का मतलब क्या है, वही सेम चीज, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल टाइम तो बाबू 0 ही रहा होगा ना, जब शुरू हुआ होगा तो टाइम 0 रहा होगा, और फाइनल जो टाइम दिया हुआ है कितना है, 10 मिनट। इसका मतलब डेल्टा जी के जगह 10 रख देंगे। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो यह हो जाएगा आपका कितना, 0.14 बाई 2 इंटू 10, 0.14 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है। उसके बाद 2 7s are 14, 0.7 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 0.07 मोल्स पर लीटर, और टाइम किस में हमारे पास दिया हुआ, मिनट, तो हो जाएगा मोल्स पर लीटर पर मिनट। तो ये हमारा रेट ऑफ इक्वेशन, इस तरीके से रेट ऑफ इक्वेशन हम लोग जो है निकाल सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर कि आप लोगों को आइडिया लग रहा है कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग जो है निकाल सकते हैं। कोई भी एक टर्म आप उठा लीजिए, उस टर्म को यूज करते हुए जो है हम लोग जो है रेट ऑफ रिएक्शन आपका जो है निकाल सकते हैं। सो कोई भी एक रिएक्शन हो रहा था, एग्जाम में बहुत बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देता है कि मान लीजिए कि कोई भी आपके पास रिएक्शन हो रहा है, तो एक तरफ आपके पास टाइम कोऑर्डिनेट है और एक तरफ आपके पास कंसंट्रेशन कोऑर्डिनेट है। तो कोई भी रिएक्शन टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंटेंट घटता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है बढ़ता है। अगर आपका कोई भी रिएक्शन है तो ये आपका रिएक्टेंट होगा। इस तरीके का ग्राफ आपको आइडेंटिफाई करने आ जाता है कि बताइए एक रिएक्शन है, ये इस तरीके से ये सही ग्राफ है, इस तरीके से सही ग्राफ है, या इस तरीके से सही ग्राफ है। कौन सा एक सही ग्राफ है, कोई भी रिएक्शन को A प्लस बी गिव्स इस तरीके का C टाइप का रिएक्शन है। कि रेट ऑफ रिएक्शन कौन एक्यूरेटली बता सकता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये ग्राफ एक्यूरेटली बता सकता है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब A B का कंसंट्रेशन घट रहा है और C का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। कैसे, मान लो अगर यहाँ पर होगा मान लो 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, मान लो ये 20, तो देखो 20 से घटते 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 टाइम के साथ ये कम होते चला गया और ये टाइम के साथ जो है इंक्रीज करते चला गया। ये प्रोडक्ट हो गया आपका और ये रिएक्टेंट हो गया। तो दिस सिंपल ग्राफ डिनोट्स कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कंसंट्रेशन घट रहा है या फिर कंसंट्रेशन आपका बढ़ रहा है। रेट जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि इतना सारा मामला जो हो रहा है कि भाई अब जो है रिएक्शन कितने स्पीड से हो रहा है, सपोज, तो रेट 2 टाइप का होता है। रेट जो है जनरली 2 टाइप का होता है, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक होता है इंस्टैंटेनियस रेट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई एक इंसान है, छोटू है, और छोटू ये कार पे जा रहा है, छोटू ये कार पे बैठ के जा रहा है और छोटू गाड़ी चला रहा है, और हम यहाँ पर खड़े हैं और हम छोटू को फ़ोन किए कि बताओ छोटू कहाँ पे हो, तो बोलेगा कि अभी हम सुजाता चौक पे हैं। ठीक है भाई, छोटू बोल दिया कि वो सुजाता चौक पे है, तो हम छोटू से पूछा, छोटू बताओ कितना स्पीड से तुम गाड़ी चला रहे हो, अपना कार कितना से, तो वो मेरे को बताया कि भैया हम जो है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, कोई पुलिस वुलिस नहीं पकड़ा है। बहुत पुलिस पकड़ लेता है इधर, तो डर भी लगता है कोई बाइक वाइक लेकर के निकलने में। तो छोटू से हम पूछे कि कितना स्पीड से चला रहे हो, वो बोला कि जो है 40 के स्पीड से चला रहे हैं। फिर हम
दोबारा एक बार छोटू को फ़ोन किए। जब छोटू कहाँ पे हो अभी, तो बोल दिया भैया हम डोरंडा पहुँच गए हैं। छोटू बोला इस बार हम डोरंडा पहुँच गए। अब पूछे कितना स्पीड से चला रहे हो, बोला 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहे हैं। तो देखो छोटू से जब सुजाता पे पूछे तो वो बोला 40 के स्पीड से चला रहे हैं, जब डोरंडा पहुंचा तो बोला 50 के स्पीड से चला रहे हैं। तो यही दो रेट को आपको डिफाइन कर रहा है। एक होता है एवरेज रेट कि पूरी जर्नी से सुजाता से लेकर के डोरंडा तक जाने टाइम छोटू का जो एवरेज रेट है, एक फिक्स रेट है, वो कितना रेट पे होगा, कितना स्पीड से चला रहा होगा। और एक है इंस्टेंटेनियस रेट कि जैसे हम छोटू को सुजाता पे पूछे कितना स्पीड से चला रहा है, वो बोला 40। तो ऐसा रेट जो एक पर्टिकुलर टाइम, एक फिक्स टाइम पर पूछा जाए या पता लगाया जाए एक फिक्स टाइम पर, ऐसे रेट को बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब उस इंस्टेंट पे, उस टाइम पर एग्जैक्टली कितना भी उसका रेट है, वो इंस्टेंटेनियस रेट है। और दूसरा रेट होता है एवरेज रेट कि आप घर से निकल करके स्कूल तक गए, तो घर से निकल करके जब स्कूल तक गए तो बीच में कभी स्लो हुए होंगे, कभी फास्ट चले होंगे, कभी स्लो हुए होंगे, कभी फास्ट चले होंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना आपका स्पीड रहा है, एवरेज निकालते हैं, वही है। सिमिलरली केमिकल रिएक्शंस में भी है, कोई पर्टिकुलर टाइम में रिएक्शन का रेट पूछेंगे तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट, और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन पे अगर हम पूछेंगे तो वो हो जाएगा एवरेज रेट। और एवरेज रेट निकालने का सिम फॉर्मूला है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। कितना कंसंट्रेशन का चेंज हुआ और कितना टाइम का चेंज हुआ, ये दोनों के चेंज के अकॉर्डिंगली जो है हम ये बता सकते हैं कि कितना उसमें जो है एवरेज रेट क्या होगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी तक हम अगर हम रिकैप करें कि क्या क्या पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़े, हमने सिर्फ यही चीज़ पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। हमने यही पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कितने स्पीड से रिएक्शन हो रहा है वो पता लगाने के लिए हम लोग यह से देख सकते हैं डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट या फिर अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट किसी भी एक रिएक्शन में। या दूसरा चीज़ हम ये देख सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, एक हमारे पास क्वेश्चन है 4N2O5 gives 4NO2 plus O2, 4NO2 plus O2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है NO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीजेस बाय 3.0 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर इन 10 सेकेंड्स। तो बोल रहा है कि NO2 का किसका कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज किया गया है, 3.0 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर। कितना टाइम लिया गया है, 10 सेकेंड। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि इतना कंसंट्रेशन उसका चेंज हुआ है 10 सेकेंड में, तो हमें बताना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो आपके ऑप्शंस मान लीजिए, आपके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, 10 सेकेंड्स के बदले हम इसको कर देते हैं 6 सेकेंड्स, तो ज़्यादा आसान होगा। 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स में चेंज हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, 0.125 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, या फिर 0.125 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर मिनट, या फिर तीसरा हमारे पास ऑप्शन है 0.344 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, या फिर चौथा ऑप्शन है 0.344 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। और इस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक फॉर्मूला है। तो हम बस जस्ट देख करके ही बता सकते हैं कि यहाँ पर हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, बस सिर्फ देख करके ही, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमेशा हमको देखना पड़ता है कि यूनिट्स क्या है। अगर हम यहाँ यूनिट्स देखें कि जो कंसंट्रेशन का यूनिट है वो मोल्स पर लीटर में दिया हुआ है और टाइम का यूनिट सेकंड में दिया हुआ है,
और हम ऑप्शन में सेम यूनिट्स तलाश करें अगर, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास ये मिनट्स में है, ये ऑप्शन हमारे पास जो है ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। जब एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, अब हमारे पास जो है सही ऑप्शन बस 3 बचा है। अब इन 3 में से हमको ये चेक करना है कि सही ऑप्शन क्या है। तो एक इस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करना होगा बहुत बार एग्जामिनेशन में, क्योंकि लेंदी सिलेबस है तो उसमें क्या करेगा कि आपको जो है अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस देगा और एलिमिनेशन देगा कि आप एलिमिनेट करके जो है कुछ ऑप्शंस को हटा दीजिए ताकि आपका टाइम जो है बच जाए। तो यहाँ पर हमको एक समझ में आ गया कि भाई ये तो हमारे पास आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि मिनट्स में इसका आंसर है जबकि हमारे पास यहाँ पर सेकंड्स में है, तो इन तीनों में से कोई आंसर होगा। अब सिंपल है, रेट ऑफ रिएक्शन हम यहीं पर आपको बताने के लिए बता देते हैं कि ज़्यादा आसानी होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, कंसंट्रेशन किसका दिया है, NO2। NO2 रिएक्टेंट में नहीं है, प्रोडक्ट में है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हम बहुत लंबा चौड़ा भी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, अब हमें आइडिया लग चुका है हमें क्या करना है। हम सिंपल ऐसा लिखेंगे, ऐसे प्लस डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T। अभी आपको पता चल चुका है डेल्टा स्मॉल चेंज के लिए यूज होता है, बहुत माइन्यूट चेंज में कितना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है, 3.0। ये कंसंट्रेशन का चेंज है, याद रखना ये चेंज है। एग्जाम में क्या होता है कि जब चेंज का मतलब है कि वो डेल्टा के साथ का वैल्यू दे दिया है, और अगर चेंज नहीं होगा तो वो बोलेगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है, फाइनल कंसंट्रेशन इतना है, तब आपको वहां पर माइनस करके निकालना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। मगर पहले ही बोल दिया कि कंसंट्रेशन का चेंज, इसका मतलब है वो चेंज डेल्टा का वैल्यू दे दिया है, और डेल्टा का वैल्यू दे दिया इसलिए 3.0 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर। यूनिट हमेशा देखना है, 90% ऑफ द केसेस में यूनिट्स आपको अगर आइडिया लगेगा तो यूनिट से ही आप जो है आंसर निकाल लेंगे। और उसके बाद जो है कितना टाइम है हमारे पास, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड्स हम कर दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 1/2 × 10⁻³ तो ये हमारे पास हो जाएगा, ओ सॉरी 1/4। यहाँ पर हमने एक टर्म मिस कर गया है, 1/4। स्टाइकोमेट्री में हमारे पास ये 4 है, जब भी ये जो है स्टाइकोमेट्री में है तो वो डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है एक ये कर लेते हैं 1/4 × 6, ठीक है। 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो ये हो जाएगा 1/8 × 10⁻³ विच इज इक्वल्स टू 0.125 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, जो कि आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और हम लोग जो है प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे। ठीक है सर, हाँ ठीक है।